साथियों, आज पूरे देश भर में चलो गांव की ओर ये समीक्षा कार्यक्रम हो रहा है। उसी के अंतर्गत बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक समीक्षा अभियान चल रहा है। बामसेफ संगठन देशव्यापी संगठन बन गया है और 32 स्टेट में इसका भौगोलिक जाल बहुत विस्तारित फैल चुका है और बामसेफ संगठन के साथ साथ ऑफशूट विंग का भी 89 ऑफशूट विंग का निर्माण हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है व्यवस्था परिवर्तन। कौन सी व्यवस्था? वह व्यवस्था जो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को शासक बना रही है और भारत के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बना रही है, उस व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का रिजल्ट है भारत का संविधान। ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन से भारत का संविधान नहीं बना है। फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन का रिजल्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है? तो बाबा साहब अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में लड़ रहे थे तो गांधी जी कह रहे थे मुझे अंबेडकर साहब की हर बात का विरोध करना है। क्या कह रहे थे? मुझे एक बात भी उनकी मान्य नहीं है, मैं उनकी हर बात का विरोध करता हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो राइट्स लड़े, वो हमारे लोगों के राइट की लड़ाई तो लड़ी, मगर भविष्य का संविधान कैसे होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगी, आम लोगों को वोट का अधिकार कैसे मिलना चाहिए, इसकी भी लड़ाई लड़ी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अंबेडकर की इस बात का भी विरोध करता हूं कि एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया जाए। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ मताधिकार। तो जो बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ा, उसके कारण भारतीय प्रजा को वोट का अधिकार मिला। उसी को सेकेंड इंडिया एक्ट कहा जाता है और भारत का संविधान बनाने की पार्श्वभूमि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस बात का भी विरोधी हूं। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत कैसे आजाद होगा? आप आजादी का आंदोलन चला रहे हो और लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते हो, तो इंडिया कैसे फ्रीडम होगा? फिर वोट का अधिकार किसको दिया जाए? तो गांधी जी ने वहां ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है और गांधी जी ने कहा था कि इंडियन लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए और ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका राइट ये जो राजा है इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, इनकी दया पर छोड़ देना चाहिए। ये सबूत है कि बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई के कारण इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ।
एक लंदन में एक जगह पर गांधी जी को स्पीच करने के लिए बुलाया और उसमें छात्र लोग ज़्यादा थे, एजुकेटेड लोग ज़्यादा थे। तो आखिर में एक छात्र ने गांधी जी को सवाल पूछ लिया, स्पीच करने के बाद सवाल जवाब भी था। तो गांधी जी को ये सवाल पूछ लिया कि गांधी जी, अगर भारतीय प्रजा को वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो भी भारत डेमोक्रेटिक देश कैसे बनेगा? वो उनको क्यों राइट देना नहीं चाहते? अगर आप भारतीय प्रजा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो भारत की प्रजा को वोट का राइट क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो गांधी जी ने जवाब दिया, इंडियन पीपल आर फुलिश। जिसको आज हमारे लोग महात्मा 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 चिल्ला रहे हैं, गांधी जी उनके बारे में कह रहे हैं कि भारतीय लोग मूर्ख हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जाने के पहले ही लड़ाई लड़ी और हमारे लोगों को हक अधिकार देने में वो कामयाब हुई। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चुनकर गए, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीसाल से चुनकर गए। क्यों डर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर से? कितने डर रहे थे? उनको मालूम था बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता क्या है। वो केवल वकील नहीं थे, वो एक संगठन के राष्ट्रीय नेता भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वकील होने के नाते तो बनाया ही बनाया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल लीडर थे। तो उस समय उनको ताना मारा गया कि अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे भी नहीं, खिड़कियां भी बंद है। तो बॉम्बे से बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। तब इधर से बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीसाल से बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के थे, मगर बंगाल के लोगों ने उनको चुनकर क्यों भेजा? तो उनका नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन था, देशव्यापी संगठन। ये कितनी सोचने वाली बात है कि गुलाम भारत में हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं थे, अनपढ़ गवार लोग थे, मगर अनपढ़ गवार लोगों को साथ में लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेशनल वाइड मूवमेंट खड़ी किया। यानी गुलाम भारत में हमारा देशव्यापी संगठन था और देशव्यापी संगठन के कारण बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चुनकर गए। कल्पना करो, अगर यहाँ उनका संगठन नहीं होता, यहाँ उनके जान पहचान वाले लोग नहीं होते, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर चले जाते? अगर चुनकर नहीं गए होते तो क्या आज हम जो देख रहे हैं, हमारे लोगों ने 70 साल में जो कुछ भी अधिकार उपभोग किए, क्या वो अधिकार मिल पाते? तो देशव्यापी संगठन का महत्व कितना जरूरी है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, मगर जिन लोगों ने उनको चुनकर भेज दिया, उन लोगों के साथ शासक जाति के लोगों ने क्या बदसलूकी किया, क्या व्यवहार किया? वो हिस्सा पूर्व पाकिस्तान के नाम से तोड़ दिया और भारत का विभाजन 2 हिस्से में किया, इंडिया और पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान थे, एक पाकिस्तान कश्मीर के इलाके से लगा हुआ है, वो अब दिखाई देता है वो पाकिस्तान, मगर जिस
एरिया से नमोशूद्राय लोगों ने, चांडाल लोगों ने और मुस्लिम लोगों ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा। वो जो खुल्ला, जसोर, बोरीसाल, ये जो एरिया थे, इनको भी पाकिस्तान के नाम पर तोड़ा गया। ये कौन सा एरिया हो गया? पूर्व पाकिस्तान। अब 2024 का चुनाव आने वाला है और जब इधर बंगाल का चुनाव चल रहा था तब नरेंद्र मोदी या अमित शाह की यहाँ रैली हुई थी बंगाल में, और अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के चुनाव के पहले ही ये घोषित किया था कि हम 2024 के पहले सीएए बंगाल में लागू करेंगे। ऐसा अमित शाह ने घोषणा किया था। तो दीदी ने क्या कहा था? नहीं लागू करने देंगे। उसने ऐसा क्यों कहा? उसको वोटर की जरूरत है, उसको राज्य की सत्ता चाहिए। अब राज्य की सत्ता दूसरे एक ब्राह्मण पार्टी ने हासिल की और केंद्र की सत्ता एक दूसरे ब्राह्मण पार्टी के पास है, और सीए ऑल इंडिया में मार्च महीने में लागू हुई। अभी उसका नोटिफिकेशन निकला है। और मैं पिछली बार जब केडर कैंप के लिए इधर आया था तो विद्वान लोगों को मैं मिला कोलकाता में, खासकर कि नमोशूद्राय के विद्वान लोगों को मिला, तो उनके अंदर डर मुझे दिखाई दिया कि जो हालत आसाम के लोगों के साथ हुई वो हालत कहीं हमारे साथ न हो नहीं पाए। ये जो हम अभियान चला रहे चलो गांव की ओर, तो भारत के संविधान के पहले ही पन्ने पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और किसको समर्पित कर रहे हैं हम लोग? ये संविधान किसको समर्पित कर रहे हैं? ब्राह्मण कह रहे थे ब्रह्मा को समर्पित करो। ब्राह्मण क्या कह रहे थे? ये ब्रह्मा को समर्पित करो जिसने विश्व का निर्माण किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? किसी गॉड को समर्पित नहीं करेंगे, ये इंसानों का कानून है, इंसानों पर लागू करना है। तो इंसानों को समर्पित करते हैं वी दी पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारतीय प्रजा को स्वयं समर्पित कर रहे हैं। 2024 आ गया, भारत के संविधान में भारत की प्रजा को संविधान समर्पित किया, और 2024 आ गया है। अब भारत के प्रजा को डर लगने लगा है सीए की घोषणा होने के बाद। उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया, जो घोषणा किया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें क्या लिखा हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस देश में रहने वाले प्रताड़ित हिंदुओं को हम भारत की नागरिकता देंगे। ये पहले के ड्राफ्ट में कहा। अभी जो नया जीआर आया है, नया ऑर्डर आया है, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा वर्ड ऐड कर लिया। अब हिंदुओं के साथ उन्होंने क्या वर्ड ऐड कर दिया? प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित मुसलमान, प्रताड़ित बुद्धिस्ट, प्रताड़ित सिख, इनको हम भारत में लाएंगे। पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और हमारे कोचे साहब पूछ रहे हैं कि आपकी प्रगति कहां से हो गई, और हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कोई पहले का एक धर्म था। वो उनको सवाल पूछ रहे हैं, और इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित बुद्धिस्ट लोगों को हम भारत में लाना चाहते हैं।
तो लेह लद्दाख एक बाउंड्री है कारगिल के पास, उधर बुद्धिस्ट लोग हैं। नेपाल के नॉर्थ बंगाल, वहाँ एक दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उस इलाके में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। इधर भी रहते कोलकाता में। मगर सोचने और समझने की बात है कि अफगानिस्तान या बांग्लादेश ये देश अलग आज है, मगर ये पहले भारत का हिस्सा था। अगर ये पहले भारत का हिस्सा था तो इसको तोड़ा किसने? आज जो लोग धर्म के नाम पर किसी को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे 2024 का चुनाव ईवीएम घोटाला करके जीता जाएगा। मगर चर्चा किया जाएगा कि मोदी ने प्रताड़ित हिंदुओं को विदेश से बाहर, जो प्रताड़ित हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, इनको लाने का वादा किया, इसलिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। यानी ये खेल क्या है? सीए, ये खेल ईवीएम घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश है। मगर ईवीएम घोटाला करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी, जनता सड़क पर उतरेगी तो जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा तो ब्राह्मण को भारत छोड़ना होगा। खुला खुला अगर हो जाए, लड़ाई खुली खुली अगर हो जाए तो जन आंदोलन हो जाएगा। तो जन आंदोलन की भावना को रोकने के लिए दुश्मन धर्म का सहारा ले रहा है, धर्म की आड़ में बच जाते हैं। मगर धार्मिक रूप से भी अगर देख लिया जाए तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो इतना विशाल जम्बू द्वीप, जिसको इतिहास में अशोक राजा ने अपने स्तंभ लेख में, अपने रॉक एडिक्ट में लिख के रखा, ये जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप इतना बड़ा था कि उसके टुकड़े टुकड़े, एक नहीं दो नहीं, लगभग 10 से 11 टुकड़े कर दिए, यानी 10 से 11 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये 2 टुकड़ों की बात कर रहे अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इनका चरित्र तोड़ने वाला है, ब्राह्मणों का चरित्र तोड़ने वाला है। और तोड़ने वाले लोग सीएए के नाम पर जोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका कैरेक्टर ही डिवाइड एंड रूल करने का है, अब ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। आसाम में 15 लाख, आसाम में 19.5 लाख लोग नागरिकता से वंचित हुए थे। उसमें से 4.5 लाख लोग मुस्लिम थे और 15 लाख के लगभग नॉन मुस्लिम यानी SC ST OBC के लोग थे। मगर सड़क पर कौन उतर रहा था? सड़क पर किन की महिलाएं उतर रही थी? कोलकाता में भी बन गया था शाहीन बाग, बना था कि नहीं बना था? हर कैपिटल में बना था, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। उन बातों को उछाल उछाल कर क्या दिखाया जा रहा था? मामला मुसलमान का है, मामला मुसलमान का है। तो नॉन मुसलमान ने क्या तय कर लिया? ये हमारा है ही नहीं। इनकी औरतें जो बुरखे में रहती थी, वो औरतें अगर सड़क पर आ रही है तो लोगों को लगने लगा ये तो मामला मुसलमान का है, ये मामला हमारा है ही नहीं, ऐसा मान लिया और 15 लाख लोग नागरिकता से वंचित हो गए। ये बात किसी अखबार वालों ने हाईलाइट किया क्या? जब भारत मुक्ति मोर्चा ने सीए के मामले को लेकर भारत बंद किया, पर्चा निकाला, फील्डवर्क शुरू हुआ, लोगों ने मेश्राम साहब का वीडियो देखा, तब लोगों की आंखें खुलना शुरू हुआ। अरे ये तो हमारे लिए है। ये डिटेंशन कैंप जो है, ये बहुत सारे गांव के लोगों को मालूम भी नहीं था डिटेंशन कैंप क्या है। तो
तो सीए, एनपीआर, एनआरसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीए जो मामला है ये एनपीआर के साथ भी जुड़ा हुआ है, एनआरसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये कुल मिलाकर नागरिकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम गांव में अब जाएंगे तो कौन सा एजेंडा लेके जाएंगे, ये है मीटिंग। अभी करंट टॉपिक क्या है, एक ईवीएम तो है ही, वो डर और भय को आधार बनाकर जीतना चाहते हैं, और उनके पास ईवीएम के द्वारा एब्सोल्यूट बहुमत है, इसलिए अपोजिशन वालों को भी किक आउट करके बाहर कर रहे हैं। और कोई भी कानून पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और डिस्कशन से पास नहीं हो रहा है। तानातंत्र, हुकुमशाह, हिटलर शाही के जरिए से कानून पास किए जा रहे हैं। तो जिसको ध्यान में रखकर हमें वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सीरियसली काम करना है, क्योंकि आम लोगों के पास जानकारी नहीं है। आम लोग यानी गांव के लोग, गांव के लोगों को क्या मालूम है ईवीएम घोटाला क्या होता है? मालूम है गांव के लोगों को? किसी अखबार में आया, किसी टीवी चैनल पर देखा उन्होंने? उन्हें क्या मालूम है सीए क्या गड़बड़ है, सीए से क्या फायदा है, सीए से क्या नुकसान है? वो तो यही सोचेंगे जो मीडिया बता रहा है ये तो मुसलमान का है। मगर सीए के एक्ट में क्या लिखा हुआ है? सीए के एक्ट में लिखा हुआ है 1947 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और 1961 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 61 क्यों लिखा है? क्योंकि जो दो पाकिस्तान बना था तो उसको इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान। 62, 61, हाँ 71। तो 71 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी 71 के पहले वो लोग कहाँ थे, उनका निवास किधर था, उनके रिश्तेदार किधर थे, वो वेस्ट बंगाल के साथ ही आते। तो दुश्मन लोग योजना बनाकर प्लानिंग करके भावना बना रहे, एंटी मुस्लिम भावना बनाकर एससी एसटी ओबीसी का समर्थन हासिल कर रहे हैं, मगर जाल में किसको फंसा रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी को फंसा रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है? आसाम। जो सीए लाया गया वो सीए धार्मिक आधार पर है। अभी केरल स्टेट गवर्नमेंट में एक याचिका डाली गई, एक याचिका दायर हो गई कि ये जो सीए जो बीजेपी सरकार ने लाया है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, का वायोलेशन करता है। और इंडिया का जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है, एक विशेष धर्म विशेष को आधार बनाकर आप कानून नहीं बना सकते हो, और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके आप कानून नहीं थोप सकते हो। ये संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है। ऐसी याचिका केरल हाईकोर्ट में पहुंच गई, और केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस निकाला, ये ऑब्जेक्शन सही है, इसके बारे में जवाब दो। पता नहीं, उसका तबादला कर देंगे। एक जस्टिस लोया था महाराष्ट्र में, उसको मार डाला है, और उनके परिवार का और उनके अनुयायियों का कहना है वो बीजेपी के नेताओं ने मार डाला है। सही चल रही है, कानूनी प्रक्रिया सही चल रही है, मगर इसका अंत सही होना चाहिए ना। मगर हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे सवाल कोर्ट में भी खड़े किए जा रहे हैं। इन 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता मुंबई से रद्द हो गई, उनको हराया गया,
और उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इधर ही बंगाल से खुलना, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल से चुनकर आए थे। उस समय क्या हो रहा था? उस समय भी नागरिकता के मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान सभा में भी नागरिकता के मुद्दे को लेकर क्वेश्चन खड़ा हो रहा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में कुछ कहा है क्या? क्या संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? जरूर लिखा है, मगर भारत की प्रजा को इसके बारे में जानकारी है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि कोई राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने का काम ही नहीं कर रहा है बामसेव के अलावा। देश के प्रजा को ये मीडिया नहीं बता रहा है, ये जो तथाकथित इतिहासकार ये नहीं बता रहे, ये जो टीवी चैनल है ये नहीं बता रहे, मगर भारत के संविधान में इसका समाधान किया गया है। ये बात ये मीडिया नहीं बता रहा है क्योंकि उसके लिए संगठन चाहिए। देखो साहब अम्बेडकर को हराया गया 1946 को। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर आपके एरिया से चुनकर गए। और 1946 को एक अनटचेबल कास्ट में भंगी जाति थी। बंगाल में उनको क्या कहते हैं? बंगाल में क्या कहते हैं? मेहतर। अस्पृश्य तो संस्कृत शब्द होगा, अस्पृश्य हिंदी में होगा अछूत। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मणों ने उनको बनाया वाल्मीकि। अरे उनका महापुरुष अंबेडकर से डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी जगह पर एक वाल्मीकि को बिठाया जो ब्राह्मण है, और उनको इतना ब्राह्मणवादी बनाया कि वो एक अंबेडकर की भी जयंती मनाते और वाल्मीकि की भी जयंती मनाते। और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा ये तो अछूत है ही नहीं वाल्मीकि, वाल्मीकि तो ब्राह्मण है, रामायण में लिखा हुआ है। अभी भी उनको जानकारी नहीं। तो उस समय 1946 को जब ये चुनाव हो रहे थे तो वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर जिला है, दिल्ली से लगा हुआ, उस जिले से एक अनटचेबल भंगी जाति के ग्रेजुएट लड़के ने गांधी जी को चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा। गांधी जी आप हर दिन हरिजन कल्याण बोलते हो, तो मैं चाहता हूँ मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य ही हूँ और मैं मेरे जाति का फर्स्ट ग्रेजुएट भंगी हूँ, तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर भेजो। तो गांधी जी ने उस खत को सीक्रेट रखना चाहिए था। गांधी जी महान थे, कुछ बातें उनको सीक्रेट रखनी चाहिए थी, मगर उन्होंने कुछ बातों को डिस्क्लोज कर दिया, इसलिए वो वास्तव में महान है, जिससे उनकी महानता एक्सपोज होती है। वो बातें तो उनको नहीं लानी चाहिए थी, रखी। और उन्होंने अपने हरिजन अखबार में उस लेटर को छाप दिया। एक तरफ उस लड़के का लेटर छाप दिया और दूसरी तरफ गांधी जी ने क्या लिखा? मैं हरिजन कल्याण कहता हूँ, उससे ही हरिजनों का कल्याण होता है, तो तुम्हें आगे आने की जरूरत है। गांधी जी ने आगे लिखा कि तुम्हारा समाज जो मेहतर समाज है, ये जो आदमी का विष्ठा, आदमी का मल मूत्र जब सिर पर ढोकर बाहर लेकर जाता है तो उनके शरीर पर वो गिरता है, तो तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल वो शरीर पर कैसे ना गिरे, ऐसा कोई शोध कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? तुम्हारा संविधान सभा में क्या काम है? तुम्हारा काम संविधान सभा में कानून बनाने का नहीं है, तुम्हारा काम इन ऊंचे जातियों के लोगों की टट्टी ढोने का है, ऐसा उस लेटर में लिखा। देखो दो घटना हो रही है। गांधी जी अंबेडकर को कह रहे हैं कि आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद है, और उस ग्रेजुएट मेहतर युवा को कह रहे हैं तुम्हारा काम हमारे लोगों की टट्टी ढोना है, संविधान बनाना नहीं है। और वेस्ट बंगाल से हमारे लोग बाबा साहब अंबेडकर को जितवा कर भेज रहे हैं, तो वहां गया हुआ हमारा नेता क्या कर रहा है? हर मुद्दे का समाधान कर रहा है। अब विवाद खड़ा हो गया तो हमको
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाकर ढूंढना होगा कि क्या हुआ था। इन 1947 में तारीख है 14 मार्च 1948 में नागरिकता का विवाद शुरू हो गया, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया है। तो वॉल्यूम नंबर 4 डिबेट एंड डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वॉल्यूम नंबर 4 में बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया है। वो जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको या फील्डवर्क में सीए का जवाब देना होगा कि बाबा साहब ने क्या कहा है नागरिकता के बारे में। तो बाबा साहब ने 19 मार्च ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अयंगार, देशमुख और असम के नेताओं के कुछ सवाल खड़े हुए नागरिकता को लेकर, तो बाबा साहब ने सीधे भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यह जवाब दिया कि 19 मार्च 1948 के पूर्व भारत में जो पैदा हुए हैं वे सारे के सारे भारतीय हैं। अभी मार्च तो उस तारीख से ये डिबेट शुरू हुआ, इसीलिए कानूनन 19 मार्च माना गया। और बाबा साहब ने कहा कि 19 मार्च 1948 के पूर्व जो भारत में पैदा हुए लोग हैं उन्हें कोई दस्तावेज, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने अपने मुद्दे को स्पष्ट करते हुए लिखा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, विस्थापित संबंधी उपबंधों पर जो चर्चा की गई है, मेरे विचार में इन मुद्दों की आलोचना करने वालों ने भी इसके उद्देश्य को ठीक से नहीं समझा है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि इस अनुच्छेद में क्या है। भारत से पाकिस्तान माइग्रेशन करने वालों के संबंध में जो कानून है उसके अनुसार एक छोटे से अपवाद के अतिरिक्त उन सब लोगों को जो मार्च 1947 के पश्चात भारत से चले गए नागरिक नहीं माना गया है। मेरे विचार से इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत है कि जो हमने रद्द किया है इस बात को रखना अपेक्षित था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जन्म से अधिवास मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कहा पर मिलती है। तो बाबा साहब ने कहा इंटरनेशनल लॉ के अनुसार बाय बर्थ नागरिकता मिलती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जन्म का अधिवास प्राप्त करने के लिए कोई खास प्रयत्न करने नहीं पड़ते हैं और उसके लिए कोई आवेदन पत्र भी देना नहीं पड़ता है। बस उसका एक ही मापदंड है। क्या मापदंड है? वह जिस नेशन में पैदा हुआ उसको उस देश का नागरिक माना जाएगा। वहां पर एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने थोड़ा मजाक में कह दिया कि मान लो एक आदमी एरोप्लेन में बैठा है, वो इंडिया से वो निकल पड़ी वो महिला, मगर वो प्रेग्नेंस है। वो महिला एरोप्लेन में बैठी है इंडिया की और वो अमेरिका में जा रही है और वो प्रेग्नेंट है, और वो लैंड होते होते ही उसके पेट में दर्द हो गया। अब वो लैंड में ही बच्चे को पैदा कर दिया। अब उस बच्चे को कौन से देश की नागरिकता मिलेगी? ये सारी चर्चा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो बाबा साहब ने कहा वो जिस लैंड में पैदा हो गए उस देश की नागरिकता उसको मिलेगी। फिर उस ब्राह्मण ने कहा वो लैंड ही नहीं हुआ, वो ऊपर ही था। वो लैंड होने के पहले ही पैदा हो गया। अब बताइए वो उसको नागरिकता कौन सी मानी जाएगी? वो अमेरिका की धरती पर लैंड होकर पैदा होता तो उसको उसकी नागरिकता मिलती। वो तो आकाश में ही है,
तो बाबा साहब ने कहा जिस देश के ऊपर जो आकाश है वो उसी देश का आकाश है, इसीलिए उसको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी, उसको प्रयास करने की जरूरत। कितना स्पष्ट लिखा है, लिखा है। आपको किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। बाय बर्थ आप इस देश के नागरिक हो, ऐसा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। मगर विदेशी ब्राह्मण लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मेंटल टॉर्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो क्या कर रहा है? मानसिक टॉर्चरिंग कर रहा है ना। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये चलो गांव की ओर आपको अभियान जो चलाना है, ये चलो गांव की ओर अभियान में आपको ये सिद्ध करना है कि ये ब्राह्मण जो है ये भारतीय नहीं है और ये विदेशी है, और डीएनए से ये प्रमाणित हो गया है। अगर सीए, एनपीआर, एनआरसी का आग्रह सरकार करती है तो हमें गांव-गांव का संगठन जल्दी करना होगा और हमें ये डिमांड करनी होगी ऑल इंडिया लेवल की कि सीए, एनपीआर, एनआरसी जरूर लागू करो, मगर उसकी शर्त तो ब्राह्मण तुम कह रहे हो वो नहीं होगी, शर्त हमारी होगी। और शर्त क्या है? डीएनए रिसर्च के आधार पर नागरिकता तय होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, संगठन के लोगों को समझ में आ रहा है, मगर ये गांव के लोगों को समझ में आ जाएगा तो उससे क्या मैसेज जाएगा? उससे मैसेज जाएगा कि भारत अभी भी गुलाम है और हमको गुलाम बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि विदेशी ब्राह्मणों के कारण भारत गुलाम है, तो भारत को आज़ाद करने के लिए ये गांव-गांव की कमेटियां बनाना जरूरी है। यानी हम उसको जवाब दे रहे हैं ना। एक जवाब भाषण से होता है तो हमारे लोगों का हौसला बढ़ता है, हमारे दुश्मन को कमजोर पड़ जाता है। और एक समाज का संगठन बनाकर हमारे समाज का हौसला बढ़ाना, तो हमारी ताकत गांव में है, हमारी ताकत झुग्गी झोपड़ी में है। वही लोग दुश्मनों का अज्ञानतावश झंडा डंडा ढो रहे हैं और वही लोग उनको गुलाम बना रहे हैं। जब उनको ये पता चलेगा, अरे दीदी इधर बोलती विरोध करेगी, मगर उधर तो उसके एमपी ने विरोध ही नहीं किया। अरे कांग्रेस बोलता है विरोध करेंगे, मगर उधर तो उन्होंने सीए को समर्थन दिया। कम्युनिस्ट बोलते हैं हम विरोधी है बीजेपी आरएसएस के, मगर जब सीए का कानून पास हो रहा था, जब वोटिंग डाला जा रहा था तो उनके समर्थन में वोटिंग डाल दिया। अब इधर बोल रहे हैं हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और जब कानून बनाने का मामला आया तो इन ब्राह्मणवादी पार्टियों ने, इन ब्राह्मणवादी दलों ने हमारे खिलाफ कानून पास करने में मदद किया। ये गाँव के लोगों को कब पता चलेगा? जब आप अपना मुंह खोलेंगे। लोगों को कौन समझाएगा? उसका कोई प्लानिंग चाहिए ना। आसम की तरह आप डिटेन कैंप में जाना चाहते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप संगठित हो, बुद्धिमान हो, आपको दोस्त दुश्मन मालूम है, इसलिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। मगर सीमित शक्ति के आधार पर आप दुश्मनों से बड़ी लड़ाई कैसे लड़ोगे? आप लड़ाई आपकी लड़ रहे हो या समाज की लड़ रहे हो? समाज की लड़ रहे हो। समाज आपकी क्या है? वास्तविक फौज है, आर्मी है। उस आर्मी को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, उस आर्मी को समझाना पड़ेगा, उस आर्मी को जानकारी देना होगा। देखिए, अब इसका किताब मैं सरकार जी को कितने बार कहा कि ये डीएनए का किताब अगर बंगाली में आ गया तो बंगाली के लोगों को जल्दी समझ में आएगा। हिंदी कुछ लोगों को समझ में आता है,
जो मूवमेंट के साथ जुड़ा, गांव के लोगों को हिंदी इतना सही ढंग से नहीं आता है, भले ही हमारा लैंग्वेज हिंदी होता है। ये लैंग्वेज अभी जल्द से जल्द इस किताब को हमें इसका हिंदीकरण करना है, इसका बंगाली लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन करना है। लगा तो इससे बड़ा नहीं करने का, इससे थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि आम से आम लोगों को लिया जा सके। क्या इसका आईडी? विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया।